हेलो नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं राज राणा और आप सब हैं मेरे सुपर स्टूडेंट। कैसे हैं सभी लोग? चलिए, तो बिहार एस्टेट की तैयारी करने के लिए आप अपनी कमर को कस लीजिए, क्योंकि ये आपको बनाएगा टीजीटी और पीजीटी में आपको शिक्षक। तो अगर आप भी बिहार में 9 से लेके 10 और 11 से 12 में शिक्षक बनना चाहते हैं तो बिहार एस्टेट को क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये मत सोचें कि बिहार एस्टेट की तैयारी केवल बिहार एस्टेट को ही क्लियर कराएगी। बिहार एस्टेट की तैयारी आपकी बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 के लिए भी कारगर होगी। ये बात आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कहीं भी अगर टीजीटी की जगह निकलती है तो सारी जगह टीजीटी में आपको वही आएगा जो मैं आपको आज पढ़ाऊंगा, है ना। हेमा यादव, श्वेता सुमन, निधि कुमारी, किरण मौर्य, शिवानी सिन्हा और यहां पर उज्जवल। ठीक है, चलिए, तो सब बढ़िया है। और वेदही कुमारी, सर हमको जूलॉजी सेकंड में करना है। हाँ चलिए, कोई बात नहीं, आप मुझसे कांटेक्ट कर लेना चीज के लिए। टीजीटी का पेपर कब तक हो सकता है? बहुत जल्द आपका टीजीटी का पेपर होना है। ठीक है, बहुत सारी जगह टीजीटी की जगह आने वाली है। यूपी में भी बाढ़ आने वाली है टीजीटी की, यूपी टीजीटी। इसके अलावा केबीएस टीजीटी आता है, डीएसएस भी टीजीटी आता है। सबकी एक ही तैयारी है, एनसीईआरटी 9 और 10th 11 12th 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी तैयार कर लो, किसी भी पेपर को फोड़ डालो। तो चलिए, आज उसी श्रृंखला में आज मैं आपको कुछ पॉलिटी के क्वेश्चन कराऊंगा और मैं चाहता हूं कि आप भी आंसर दें फटाफट तरीके से। वीडियो को अपने दोस्तों के पास लाइक और शेयर कर दो। रीना कुमारी, चलो काम करो इस बात को भी। वेद ही, ठीक है नहीं, और रोहित कुमार, श्वेता सुमन, वीडियो को शेयर भी करते जाओ। और चलते हैं। अंतिमा प्रजापति, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। तो सबसे पहले है बिलीव योर सेल्फ। कहीं भी कंपटीशन करने से पहले आपको अपने ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा। दूसरा, हमारे ऊपर भी विश्वास करना पड़ेगा। और हमसे जुड़ने रहने के लिए SST विद राज राणा टेलीग्राम पर हमें जरूर ज्वाइन कर लें, है ना। यहां पर आपको बहुत सारी चीजें वैसे ही मिलने वाली हैं। वाकिफ कहां जमाना हमारी उड़ान से, और वो और थे जो हार गए आसमान से। हारने तो नहीं दूंगा आपको, ये तो निश्चित है। समझ में आ गया नहीं? मैं आपको हारने तो नहीं दूंगा, ये तो 100% है। और जीत में मैं आपका पूरी सहयोग करूंगा, ये सुनिश्चित है। ये ध्यान रखना। सरिता शर्मा जी, गुड आफ्टरनून। चलिए, सभी लोग जुड़ते जाएं, उसके बाद हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो चलें, यहां पर मैं हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और अब आपके लिए इकोनॉमी भी लेके आऊंगा। अब आपके लिए जो सारी चीजें आपके लिए आसान कर दूंगा मैं। अब आपको इकोनॉमी भी मैं ही कराऊंगा, तो आप इसके लिए भी तैयार हो जाएं सारे लोग, है ना। ये सारी चीजें। इसके अलावा कहीं कहीं अगर आपको मुझे करंट अफेयर से लगेगी तो वो भी दूंगा। पूरी की पूरी जीके जीएस भी आपको यहीं से आप पूरी की पूरी कंप्लीट कर सकते हैं। तो जीके जीएस को भी अगर आपको कंप्लीट करना है किसी भी कंपटीशन के लिए तो आप यहां पे आओ। यहां पे कॉन्सेप्ट होंगे, फैक्ट होंगे और ट्रिक होंगी। सब कुछ मैं आपको कराने वाला हूं। समझ में आएगा नहीं? चलें आगे चल जाते हैं। तो सबसे पहले हम आपको पढ़ा रहे हैं पॉलिटी। ठीक है, यहां पर अब मैं 3 बजे से रोजाना आपको पॉलिटी पढ़ाऊंगा। और पॉलिटी में क्लास 6, 7, 8, 9, 10 और 11, 12 की एनसीईआरटी में आपको कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है नहीं? एमसीक्यू के माध्यम से बहुत कुछ चीजें मैं आपको कराऊंगा, सीक्वेंस के माध्यम से भी। तो सबसे पहले देख लेते हैं पॉलिटी। और पॉलिटी में भी आपको क्या याद रखना है कि पॉलिटी है क्या। कहीं आपसे ये पूछ ले कि सर ये बताइए पॉलिटी क्या है, तो कभी आपने सोचा कि पॉलिटी क्या है? तो आइए उसी पॉलिटी के बारे में मैं आपको थोड़ा सा ज्ञानवर्धन आपका करा दे रहा हूं। ये तो पहला प्रश्न है, लेकिन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये पॉलिटी क्या बला है। ये जो पॉलिटी है, जिसे हिंदी वाले राज व्यवस्था के नाम से भी जानते हैं, इसमें आखिर होता क्या है? इसके लोग क्या करते हैं? ये गवर्नमेंट की स्टडी होती है, स्टडी ऑफ गवर्नमेंट। बात समझ में आएगी नहीं? यानी पॉलिटी है क्या? तो पॉलिटी है हिस्ट्री यानी स्टडी ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, यानी सरकारों का अध्ययन ही पॉलिटी कहलाता है। और दूसरी बात है, सरकार करती क्या है? दूसरी बात ये भी तो है, सरकार क्या करती है? तो सरकार करती है गवर्नेंस। गवर्नेंस, ठीक है नहीं? इस पहले थोड़ी सी गलत लिख गई है, लेकिन फिर भी आपको मैं बता दे रहा हूं कि जो भी क्या है, यानी गवर्नमेंट का काम क्या है? शासन करना। गवर्नमेंट का काम क्या है? शासन करना।
सब कुछ पढ़ाऊंगा मैं, ज्योग्राफी भी, पॉलिटी भी, इकोनॉमी भी, सब कुछ मैं आपको पढ़ाऊंगा, हिस्ट्री भी कराऊंगा यहाँ पर, तो आप टेंशन मत लो। पूरी एसएसटी कराऊंगा मैं, एसएसटी, ठीक है। यहाँ पर क्या होगी, पूरी एसएसटी, पूरी की पूरी जीएस, यहाँ पर करंट अफेयर्स, ठीक है, यहाँ पे बिहार जी के, सब कुछ मैं आपको यहीं पे प्रोवाइड करा दूंगा। तो ये क्या करती है, शासन करती है, यानी गवर्नमेंट जो काम करती है उसी को शासन कहते हैं, ठीक है नहीं। चलिए, अब शासन कैसा, शासन ऐसा कि सभी लोगों का कल्याण हो, सभी लोगों के हितों की बात हो, वही तो शासन अच्छा होगा। तो उसको कहते हैं गुड गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस। तो हम उसका साथ देंगे जो गुड गवर्नेंस करेगा, अच्छा शासन करेगा, और अच्छा शासन जो करेगा उसे हम 5 वर्ष के बाद पुनः निर्वाचित कर देंगे और फिर उसे गवर्नमेंट का हिस्सा बना देंगे, ठीक है नहीं। यानी गवर्नमेंट का हिस्सा कौन बनेगा ये हम डिसाइड करेंगे, तुम नहीं, समझ आएगा नहीं, इसे हम डिसाइड करेंगे। तुम कौन होते हो डिसाइड करने वाली, जनता। तो जनता यानी जनता का तंत्र, यही है हमारा लोकतंत्र, उसी के बारे में तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। चलिए, तो सबसे पहले, क्योंकि हमारा देश बरसों की गुलामी से आजाद हुआ था, यह आपको पता होना चाहिए, 15 अगस्त 1947 को। उससे पहले भारत में जो भी कानून थे सब अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए थे, सारे के सारे जो कानून थे वो अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए थे। इसका मतलब है भारत विदेशियों के हिसाब से चला करता था, समझ आएगा नहीं, भारत विदेशियों के हिसाब से चला करता था, ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें ही सबसे पहले आवाज कम आती है, हमेशा जब भी क्लास होगी तुम ही बताती हो कि आवाज कम आ रही है, मैंने किसी के मुंह से नहीं सुना कि आवाज कम आ रही है, पता नहीं। फिर भी देख लेता हूं, आवाज थोड़ी बढ़ा के देखता हूं अगर बढ़ रहेगी कि नहीं बढ़ेगी। सारे लोग मुझे बताएं आवाज सही आ रही है कि नहीं आ रही है, सही आ रही है आवाज, बताइए। सही आ रही है ना अब, चलो एक बार बता दिया करो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है ना। इस शिवानी को हमेशा ही साउंड खराब लगती है, मैंने जहां तक देखा है, ठीक है नहीं। चलिए, तो अब क्या है, यानी यहां पर अब हमारा जो देश था वो गुलाम था। 15 अगस्त 1947 तक हम विदेशों के द्वारा बनाए गए कानूनों से प्रशासित हुआ करते थे, हमारा अपना कुछ नहीं था, सब कुछ वो विदेशी था। तो सबसे पहले जनरली हुआ क्या कि हम सब ने संविधान बनाने का प्रयास किया, लेकिन हमारे यहां पर संविधान आया उससे पहले एक लंबी प्रक्रिया से गुजरा है, हम बहुत लंबी प्रक्रिया से गुजरे हैं। वो पूरी की पूरी प्रक्रिया हमने यहां पर बता रखी है कि सबसे पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया। पूरे के पूरे टॉपिक पढ़ाऊंगा यहां पर, एस्टेट वालों टेंशन मत लो, सब कुछ करा दूंगा मैं आपको। और अगर आपको कोई कोर्स परचेज करना है तो आप मेरे पास सीधे कांटेक्ट कर सकते हैं अब, ठीक है नहीं, जो मैं आपको बता दूंगा। एस्टेट की कल से क्लास शुरू होने वाली है, सारे लोग याद रखें, कल से, यानी कल क्या है, 20 दिसंबर है, और 20 दिसंबर को मेरी जो क्लास है वो शुरू होने वाली है 10 AM से। अब आप कहोगे सर कहां पर हो रही है, वो हो रही है बिहार एस्टेट की, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए क्लास शुरू हो रही है कल से। कल मतलब क्या है, कल मतलब क्या, ट्यूसडे यानी मंगलवार, दिन भी शुभ है, और वहां पर मैं आपको सबसे पहले वही कराऊंगा, इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिटी। तो वहां पर पॉलिटी के आपके टॉपिक वाइज सारी चीजें चलेंगी, यह बात आपको अच्छे से याद रखना है ना। तो पूरे की पूरी वहां पे, फिर पूरी की पूरी ज्योग्राफी, वहां पर पूरी इकोनॉमी, सब कुछ मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो आप टेंशन रहिए, ठीक है। हाँ, वहां तो कंटिन्यू क्लास चलेगी चलेगी, यहाँ भी क्लास हमेशा चलती रहेगी, यहाँ भी कभी नहीं बदलेगा, ठीक है, ये भी कभी नहीं बदलेगा ना, मैं तुम्हें बदलने दूंगा। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, तो बंगाल के गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स को गवर्नर जनरल बना दिया गया, सबसे पहली तो यही बात है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में हुआ क्या कि अंग्रेजों के द्वारा पारित यह कानून था, और उसने क्या किया कि वॉरेन हेस्टिंग्स जो था उसको गवर्नर जनरल बना दिया। ये पहले गवर्नर था, अब ये गवर्नर जनरल हो गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है नहीं। कल वेडनेसडे है, अरे हाँ कल वेडनेसडे है ना। चलिए,
कोई बात नहीं है, बताने के लिए धन्यवाद, है ना। सुष्मिता दुबे, चलो आज है मंगलवार, कोई बात नहीं है, क्या हुआ। चलिए, अब एक इसी के 1773 के द्वारा ही कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कर दी गई। अब सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहां हुई? कलकत्ता में हुई। और इसके जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे ना, वो कौन थे आपको पता है? याद कर लो एक बार में, उनका नाम था एलिजा एम्फे। क्या नाम था? आंख बंद करके एक बार याद करो, क्या नाम था? एलिजा एम्फे। कहां पर सुप्रीम कोर्ट बना था? कलकत्ता। क्या वास्तव में सुप्रीम कोर्ट था? नहीं, क्योंकि इसके फैसलों के खिलाफ भी अपील की जा सकती थी प्रिवी काउंसिल में, जो कि लंदन में बैठती थी। ये आपको ध्यान रखना। समझ में आया या नहीं आया? अंशु मिश्रा क्लास पे ध्यान दो, थोड़ा सा क्लास पे, फिर हम बता देंगे सारी चीजें, ठीक है। पूरे के पूरे सारे लोग जो भी पढ़ने आए करें, पता पूरी की पूरी पढ़ाई पे वो किया करो लास्ट में, क्योंकि हमारे सारे स्टूडेंट हैं, सारे हमारे लोग हैं एक दूसरे के साथ, हम सब जुड़े हुए, पूरी टीम है और पूरी टीम ही मिलके काम कराती है, ठीक है। रितिका मैम आपको साइंस पढ़ाती है, लोकेश सर की आपकी क्लास होती है, अजय सर की भी क्लास होती है। देखो अकेले से कुछ नहीं होता, संपूर्ण टीम जब मिलकर आपके साथ मेहनत करती है ना, तब जाके आपका सिलेक्शन होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सिलेक्शन तब होता है जब आपका फोकस जो काम कर रहे हो वहां पर होना चाहिए। आपका फोकस बदलता रहता है, पढ़ाई की बात चल रही है, आप इधर उधर की बात शुरू कर देते हैं, तो इससे सिलेक्शन थोड़ी होगा, और हमें सिलेक्शन करवाना है। हाँ जॉली, क्लास तो ले सकते हो ना, पूरा का पूरा है, यही तो क्वेश्चन आएंगे उसमें, यही क्वेश्चन आएंगे। इसलिए मैंने बताया था कि यहाँ पे पॉलिटी करवा रहा हूँ, 12 बजे मैं आपको ज्योग्राफी करा रहा हूँ, यहाँ पे पॉलिटी करा रहा हूँ। एस्टेट वाले भी 12 बजे वाली क्लास को भी जरूर ज्वाइन कर लिया करें, उनके लिए भी जरूरी है, क्योंकि वहाँ पे पॉलिटी हो रही है, पॉलिटी को हम डेप्थ में वहाँ पढ़ा रहे हैं, यहाँ पर हम पॉलिटी को, यानी वहाँ पे ज्योग्राफी को डेप्थ में पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे पॉलिटी को। 2 क्लास आपको यूट्यूब पर निःशुल्क मिल जाती हैं, ठीक है, बिल्कुल निःशुल्क क्लास है ये। चलो, एलिजा एम्फे थे। अब क्या हुआ कि 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया। अब इसने क्या किया, यह बात याद रखना, इसने बोर्ड ऑफ कंट्रोल का निर्माण किया था। यहां से क्या किया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो कोई याद रखना कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना कौन से एक्ट के द्वारा हुई? तो 1784 के द्वारा हुई। ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए और याद रखनी चाहिए, ठीक है। नहीं याद कर लो, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो कंट्रोल है वो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है। अब आ जाते हैं 1793 का एक्ट। क्या हुआ कि कंपनी को 20 वर्ष के लिए एकाधिकार दिया गया था कि आप जाओ और एशिया, यानी ये जो एशिया ईस्ट इंडिया को, यानी ये एशिया का जो पूरा की पूरा जो पार्ट है ना, वहां पर आप बिजनेस करो। ये बिजनेस कर रहे थे, पहले ने 20 साल का एकाधिकार दिया गया था। एकाधिकार या मोनोपोली का अर्थ होता है कि ब्रिटेन का कोई भी व्यक्ति, देखो याद रखना, ब्रिटेन का कोई भी व्यक्ति, ईस्ट इंडिया कंपनी कहां की थी? ब्रिटेन की थी, ठीक है, इंग्लैंड की थी। इंग्लैंड का कोई भी व्यक्ति भारत के साथ व्यापार नहीं कर सकता, यानी केवल एक ही कंपनी व्यापार करेगी, उसी को कहते हैं एकाधिकार। एक ही कंपनी को अधिकार था, एकाधिकार, एक ही कंपनी को अधिकार था, एकाधिकार। ये भी याद रखना, ठीक है। नहीं तो उसी को एकाधिकार कहते हैं। इसी चीज को आप अच्छे तरह से याद करते जाओ। इसी एकाधिकार को 20 वर्ष के लिए और आगे बढ़ा दिया गया। आगे भैया 1813 में सबसे बड़ी बात क्या हुई कि 1 लाख रुपए व्यय करने का प्रावधान रखा गया कि शिक्षा पर 1 लाख रुपए व्यय किए जाएंगे। अब देखो, ऐसे अंग्रेज क्या कर रहे थे? अब भारत की शिक्षा पद्धति से साथ खेलना प्रारंभ करेंगे। अभी तक नहीं खेल रहे थे, अब खेलेंगे। भारत में उस समय पर इतने गुरुकुल थे, ठीक है, हर एक गांव में एक गुरुकुल पाया जाता था, वहां पे सारे लोग पढ़ते थे, कोई पढ़ाई पर रोक टोक नहीं थी, और पढ़ाई डिग्री आधारित नहीं थी, ज्ञान आधारित पढ़ाई थी, ठीक है। अब वो धीरे धीरे सारे गुरुकुल को खत्म करके पूरी की पूरी शिक्षा को व्यापारिक शिक्षा बना देंगे। ये आपको यहाँ पे पता चलेगा, तो इससे सच में आपको पता चल जाएगी, ठीक है। कामिनी कुमारी, ठीक है, BSS जो टेट है ना, उसकी जो उसमें फॉर्म भर सकते हैं जिनको स्पेशल एजुकेशन में डिप्लोमा है, ठीक है। नहीं वो है। माहिराज, मेरा एक क्वेश्चन है, ये तो कहने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन दाग दिया करो गोली की तरह कि लो सर क्वेश्चन, हमें जवाब दो बस।
और बाकी मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं जो 3 बजे वाली क्लास लेते थे, सारे लोग उनके पास भी खबर पहुंचा दो कि 3 बजे आप क्लास लेने जरूर आया करें। हर एक स्टूडेंट जो मुझ पर क्लास पढ़ा है, सारे लोग स्टूडेंट जारे सब क्लास लेने आया करें, सीखेंगे। क्योंकि अगर आप वो टीचर बन चुके हैं, वैसे मेरे सारे स्टूडेंट लोगों ने टीचर बन चुके हैं, उन्हें भी जरूरत पड़ेगी आगे चल के, ठीक है। इसके अलावा क्या हुआ, इसके अलावा ये हुआ कि कंपनी के एकाधिकार का अंत हो गया। ये भी याद रखना। देखो, कंपनी का एकाधिकार क्या था, कंपनी ही केवल यहां पर यानी इंग्लैंड की केवल एक ही कंपनी भारत के साथ व्यापार करेगी। ठीक, 1893 में केवल और केवल एक तो हो गया चाय, ठीक है, एक क्या हो गया तुम्हारा चाय, और दूसरा कौन सा हो गया, चाइना। यानी चाय के व्यापार में अब कंपनी का एकाधिकार था। यानी अब भी चाय का व्यापार केवल ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी और चाइना के साथ व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। उसके अलावा दूसरे भी आ सकते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कोई बात नहीं, ठीक है। अब यहां पे क्या हुआ, जब दूसरी कंपनी को अनुमति मिल गई तो उन्होंने अपने अपने धर्मगुरु भी उतार दिए। यानी ईसाई ये चाहते थे कि पूरे के पूरे भारत को हम इस्लामी राज्य बना, वो उसको ईसाई राज्य बना दें। ईसाई राज्य बनाने के लिए ये अपने मिशनरी भेजते थे। यहां पे खूब मिशनरी आते थे, फिर यहां पे प्रचार करते थे, और प्रचार करने के बाद यहां के लोगों को ईसाई धर्म में कन्वर्ट करने का काम किया करते थे। ये पूरा का पूरा आपको ध्यान रखना, ईसाई धर्म का प्रचार। ईसाई धर्म का प्रचार का मतलब यही था, मिशनरीज स्थापित करना, जो अपने धर्म का प्रचार करना और कन्वर्ट करना, वही काम था, ठीक है। तो भारत में सबसे पहले कौन व्यक्ति आया, कभी क्वेश्चन कौन सा ईसाई आया, तो उसका नाम था सेंट थॉमस। हालांकि सेंट थॉमस की हत्या कर दी गई थी, केरल की तरफ गया था वो, ठीक है, लेकिन फिर भी ईसाई मिशनरी यहां पे आने लगे और भारत में ईसाई धर्म फैलना प्रारंभ हो गया। आज जो भारत में जो ईसाई हैं वो 1813 के बाद के बने हुए हैं सब, ठीक है। 1813 से पहले भारत में एक भी ईसाई नहीं था, यह बात आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। नहीं, बौद्ध धर्म ही बढ़िया है, वो तो धर्म की कोई बात थोड़ी है। मैं धर्म की नहीं कह रहा हूं कि ईसाई धर्म अच्छा है खराब है, हम तो इसकी बात ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। नहीं, ना हम ये कह रहे हैं बौद्ध धर्म खराब है, ना हम ये कह रहे हैं सनातन धर्म अच्छा है खराब है। वो सबके अपने अपनी आस्था की बात है। हमें कोई अच्छा लग जाए तो वो अच्छा होता है, सच बात ये है ना। तुम उसको कोई तर्क से या बुद्धि से तुम इसको परास्त नहीं कर सकते हो, इसलिए इस पे बहस करना ही बकवास है, बेकार है। बस मैं ये बताना चाहता हूं भारत में क्या हुआ कि भारत में ईसाई धर्म कब आया, तो बस याद रखना 1813 में आया, बस इतना ध्यान रखना, ठीक है। आगे चले, 1833 का चार्टर एक्ट आया। इसमें पूरी तरह से कंपनी का क्या हुआ, एकाधिकार समाप्त हो गया। कंपनी का पूरा एकाधिकार समाप्त हो गया, मोनोपोली समाप्त हो गई भारत पर, ठीक है। इसका मतलब था अब इंग्लैंड का हर एक व्यक्ति, हर एक कंपनी भारत के साथ व्यापार कर सकती थी। यानी एकाधिकार पूरी तरह से समाप्त कर दिया 1833 में। और क्या किया, इसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया यानी विलियम बेंटिंक को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। यह आपको याद रखना, पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बना, विलियम बेंटिंक बना। यह बात आपको अच्छे से ध्यान रखना, ओके। अरे पिक्चर साफ है, पिक्चर सब साफ है, थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लो, है ना, क्वालिटी बढ़ा लो पवन कुमार जी, सब कुछ साफ है ना, सब पवित्र कर देंगे, सुना है नहीं। चलो आगे चलते हैं। टीवी मैकाले को विधि सदस्य के रूप में जोड़ा गया। ये मैकाले वही, ठीक है। नहीं, कभी कभी तुमने डिबेट में देखा होगा, जो ज्यादा अंग्रेजी बोलते हैं उसको कहते हैं मैकाले पुत्र, बोल देते ना ऐसे करके। तो मैकाले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहन दिया था, याद रखना, है ना। मैकाले के जो संस्मरण होते हैं उनको भेजा गया था कि भारत की जो शिक्षा है ना, वो तो कूड़े में डालने के लायक है। भारत में इतना ज्ञान है कि यूरोप में एक अलमारी में समा जाएगा पूरे भारत का ज्ञान। इसे वास्तव में भारत के बारे में पता नहीं था, ये मूर्ख व्यक्ति था, ठीक है। नहीं, लेकिन फिर भी इसने यहाँ पर पाश्चात्य सभ्यता को आगे बढ़ाने के लिए, यहाँ पे पाश्चात्य शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए उसने पूरी तरह से यहाँ की व्यवस्थाओं को पूरी तरह से समाप्त कर दिया भारत की। क्या, चलिए, इसी के अंडर में विधि सदस्य बना था। इसी के अंडर में एक कोड बना था, उसको कहते हैं इंडियन पीनल कोड। तो इंडियन पीनल कोड भी बना था, ठीक है, वो इसका अध्यक्ष यही था, ठीक है। इंडियन पीनल कोड जो बना था, भारतीय दंड संहिता। 1853 का चार्टर एक्ट क्या हुआ, सिविल सेवकों की खुली भर्ती परीक्षा आयोजन करने का प्रावधान कर दिया। यानी सिविल सेवकों की खुली भर्ती। अब सोचिए, सिविल सेवक यानी जो IAS ऑफिसर होते हैं ना, पहले वो क्या था कि कंपनी उनको नियुक्त करती थी। अब क्या हुआ, कंपटीशन शुरू हो गया यहाँ पर। अब कंपटीशन शुरू हो गया, वो आपको याद रखना चाहिए, है ना, कंपटीशन। तो कंपटीशन होने लग गया, यानी सारे लोग यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं और सारे लोग यहाँ पे IAS ऑफिसर बन सकते हैं। बात ये है। 1858 का
आपको पता है 1857 में विद्रोह हुआ, उसके बाद कंपनी यानी वहां के सरकार ने पूरी तरह से यहाँ पे कुछ बदलाव कर दिया और कंपनी से सब कुछ छीनकर अब कंपनी के बाद ये ब्रिटिश ताज जो होता है यानी ब्रिटेन का जो राजा रानी होता है उसके अंडर में पूरे भारत का प्रशासन कर दिया गया और वायसराय पद बना दिया गया, वायसराय। और पहला वायसराय कौन था, एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे जल्दी बताइए, भारत का पहला वायसराय कौन था। 1861 में क्या हुआ कि बंबई, कलकत्ता और मद्रास में हाईकोर्ट की स्थापना की गई। वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया, ठीक है, जो 6 माह से लागू रह सकता था। 1892 के भारत परिषद अधिनियम में याद रखो, बजट पर बहस करने का अधिकार। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि भारतीयों को बजट पर बहस करने का अधिकार कब दिया गया, ये इंपॉर्टेंट है, दिमाग में बिठा लो, ध्यान रखो, कभी नहीं भूलोगे, याद रखो सारे लोग, ठीक है नहीं। लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग, कैनिंग, कैनिंग। कुमारी संध्या रानी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तुम्हारा तो नाम ही है, तुम्हें तो इवनिंग करने की जरूरत ही नहीं है ना, तुम्हारा नाम खुद संध्या है, ठीक है। ये कह दिया करो सर यस मैं आ गई, बस गुड इवनिंग हो जाएगी, है ना। चलो आगे चलते हैं। तो बजट पर बहस करने का अधिकार, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं था। 1909 में एक और अंग्रेजों ने फूट डालो शासन करो वाला काम कर दिया, मुसलमानों को सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र दे दिया। यानी एक मुसलमान केवल मुसलमान को ही वोट दे सकता है, मुसलमान मुसलमान को ही खड़ा कर सकता है, यानी एक मुस्लिम अन्य लोगों को वोट नहीं दे सकता। यही निर्वाचन पृथक निर्वाचन प्रणाली थी, जो भारत में मुसलमान और हिंदुओं के बीच में खाई डालने का काम करने का काम इन्होंने किया था। और अंततः इसकी परिणति ये हुई कि 1947 में भारत बट गया, ठीक है नहीं। तो ये उन्हीं की देन थी। और 1906 में मुस्लिम लीग बनी थी, उसका यही काम था कि ऐसा है कि वो अंग्रेजों का सपोर्ट करती थी मुस्लिम लीग बहुत ज्यादा, ठीक है। और एसपी सिन्हा को वायसराय या गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में शामिल किया गया, ये भी आपको याद रखना। 1909 1919 का भारत सरकार अधिनियम बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि इसने प्रांतों में द्वैध शासन लगा दिया, 2 सरकार, यानी एक जगह पर 2 सरकार। यानी इस समय पर हमारे यहां में 2 सरकारें हैं, याद रखना, पम्मी कुमारी जी, ठीक है। धर्मो हतो हंति धर्मो रक्षते रक्षतः। शाबाश मरीजे, इसने रात तो मजा कर दिया है। इतनी संस्कृत कहां से सीखे हो तुम, है। चलिए ठीक है। सही बात है। पुरुष के लिए पता है, एक बात ध्यान रखना, पुरुष के लिए इश्क हो, ठीक है, चाहे प्रेम हो, कुछ भी हो, ठीक है, सब कुछ अच्छा लगता है अगर उसके पास पैसा हो तो, ठीक है। तुम्हारे पास पैसा है तो बहुत अच्छे व्यक्ति हो, ठीक है, तुम्हारे पास पैसा है तो बहुत अच्छे प्यार करने वाले व्यक्ति हो, तुम्हारे पास पैसा है तो बहुत अच्छे स्वामी भक्ति व्यक्ति हो, तुम्हारे पास पैसा है तो अपने माँ बाप को बहुत अच्छा ख्याल रखने वाले व्यक्ति हो, ठीक है, याद रखना। अब महिलाओं को भी पैसे की जरूरत है, याद रखना, लेकिन पुरुष बिना पैसे के, क्योंकि पुरुष कभी भी, पता, पुरुष की शक्तियां उसके चेहरे से नहीं देखी जाती, उनके बॉडी पे एब्स बनने के नहीं, इससे नहीं देखी जाती हैं, उनमें बल कितना है ये नहीं देखा जाता है। पुरुष की शक्ति पैसा होता है, ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है नहीं। अगर पैसे नहीं है तो कोई भी लात मार के तुम्हें भाग जाएगा, ये निश्चित रूप से ध्यान रखना। इसलिए अच्छे से तैयारी करो, मेहनत करो, और महिलाएं इसलिए तैयारी करो क्योंकि तुम्हें अपनी इज्जत कमानी है। इज्जत का मतलब होता है लोग तुम्हें सम्मान की दृष्टि से देखें, ऐसा ना लगे कि अरे तुम्हें हम किसी को पैसा दे रहे हैं, अरे भैया खुद पैसा कमा रहे हैं अपने, तो सुनेंगे भी हिसाब की, जो सुनने लायक चीज होगी उसे सुनेंगे, ज्यादा नहीं सुनेंगे भैया, ज्यादा नहीं, जितना ही बहुत है इतना ही झेल पाएंगे बस, ठीक है नहीं। तो पैसा कमाओ, सही समय पर सही काम करो, ठीक है। अब क्या है कि जब पैसा कमाने का टाइम होता है, जब तक तुम पता है वो करने लग जाते हो, निब्बा निब्बी बन जाते हो, ठीक है, प्यार इसकी मोहब्बत करने लग जाते हो। यानी जो तुम्हारी उम्र किसकी है, पैसा कमाने की है, ठीक है, पैसा के बारे में सोचने की है, उस समय पर तुम ये काम कर रहे होते हो, ठीक है। फिर तुम्हारी पत्नी रेल के डिब्बे में जा रही होती है, ठीक है। अब तुम खुद सोच सकते हो, वहां पे जा रही है तो वहां पे तमाम भीड़ है, भीड़ में घुसे जा रहे हो तुम, कोई इधर से हाथ लगा रहा है, कोई उधर से हाथ लगा रहा है, और तुम अपने 2 बच्चों को गोद में लेके और एक सिर पे वो रख के अंदर घुसे जा रहे हो। अरे इतना पैसा लगा, इतना पैसा कमाओ, इतना पैसा कमाओ कि अपनी पत्नी को भी हेलीकॉप्टर से घुमाओ, समझ में आएगा नहीं। तो ये बात जरूरी है। लेकिन अब क्या किया जाए, तो सही समय पर सही काम करना चाहिए, समझ आएगा नहीं।
प्रांतों में द्वैध शासन, याद रखना प्रांतों में क्या है, द्वैध शासन। तो प्रांतों में द्वैध शासन कब आया, 1919 के उसमें आया। इस द्वैध शासन के जनक कौन थे, लियोनेल कार्टिस थे। यह बात आपको याद रखनी चाहिए, कौन थे, ठीक है, यह आपको ध्यान रखना चाहिए। अब आगे देखिए, फेडरल लोक सेवा आयोग का गठन हुआ है, संघीय लोक सेवा आयोग का गठन भी इसी में हुआ। महिलाओं को सीमित क्षेत्र में मतदान डालने का अधिकार दिया। अब महिला जहां आ जाए वहां पर इंपोर्टेंट निशान लगा दो, मैं बार बार बताता हूं, जहां आ जाए महिला और जहां आ जाए पहला, वहीं से आता है क्वेश्चनों का रेला, याद रखना, ठीक है नहीं। तो अब ये याद रखना सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार किया, यानी अब ये सांप्रदायिक का निर्वाचन ईसाइयों को भी दे दिया, सिखों को भी दे दिया, यानी भारत को और विभाजित करने का कार्य किया। यह अधिनियम 1 अप्रैल 1921 से प्रारंभ हुआ और 1 अप्रैल 1937 तक रहा, ठीक है नहीं। बाल गंगाधर तिलक ने इसे बिना सूरज का अंधेरा कहा। यह याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। यह आपके जवाहरलाल नेहरू का प्रश्न आया तो आपके ये भी प्रश्न आ सकता है, यही मैं आपको बात बता रहा हूं, ठीक है। 1935 का भारत सरकार अधिनियम देख लीजिए, प्रांतों में द्वैध शासन स्थापित किया गया, ठीक है, डायरकियन सेंटर। यहां पर क्या था, डायरकियन स्टेट यानी राज्यों में द्वैध शासन, और यहां पर प्रांतों में द्वैध शासन। ये दोनों में याद नहीं, हाँ, प्रांतों में द्वैध शासन हटा दिया, केंद्र में द्वैध शासन, केंद्र में द्वैध शासन। प्रांतों में 1919, 1935 में केंद्र में द्वैध शासन। क्या भारत में द्वैध शासन है, हाँ, क्या भारत में, ठीक है, द्वैध शासन है। तुम बताओ, तुम जहां के हो, मान लो बिहार के हो, तुम बिहार में दो सरकार नहीं है, नीतीश कुमार की सरकार, मोदी की सरकार, मोदी की सरकार भारत की सरकार है ना, तो वो बिहार की भी तो सरकार है। अब भी तो दो शासन है तुम्हारे, एक तो प्रांत स्तर की सरकार, राज्य सरकार है, और एक केंद्र सरकार। दो लोग तुम्हारे ऊपर शासन कर रहे हैं, सोचिए, समझ आएगा नहीं। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं, सोच लीजिए, ठीक है नहीं। केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों में किया गया। फेडरल सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। देखो यहां पर क्या है, ये सर्वोच्च न्यायालय बन गया एक और, ठीक है नहीं। 1937 में स्थापना हुई थी फेडरल संघीय कोर्ट की, है ना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका भी प्रावधान हो गया। उत्तरदायी शासन का विकास हुआ, रेस्पॉन्सिबल यानी जनता के प्रति जवाबदेह, जवाबदेह किसके प्रति, जनता के प्रति। समझ में आएगा नहीं, है ना, कि और समझाऊं। आज आइए थोड़ा सा अब प्रश्नों का थोड़ा मजा चख लें कि भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है, भारत का कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन है, ये अब प्रश्न का आंसर बताइए, ठीक है नहीं। कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विरोधी दल के नेता, भारत सरकार के मुख्य सचिव। क्या होगा राइट आंसर बताना। भारत के कार्यपालिका के प्रमुख, पहले तो याद रखो कार्यपालिका है क्या। हमने कहा कि पॉलिटी सरकार का अध्ययन है, तो ये कार्यपालिका क्या है, ये सरकार का अंग है, द ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का अंग है। हमारे सारे अंग अलग अलग कार्य करते हैं कि नहीं। क्या नाक से आप खाना खाते हो, नहीं। क्या कान से आप रोते हो, नहीं, ठीक है ना। क्या आंख से आप सुनते हो, नहीं। हमारे हर एक अंग अलग अलग कार्य के लिए बने होते हैं। इसी प्रकार से हमारी सरकार के जो अंग है ना, ये भी अलग अलग कार्य करते हैं। अब हमारी सरकार का एक अंग है जिसे हम कार्यपालिका कहते हैं, और कार्यपालिका क्या करता है, कानूनों को लागू करता है। बात यह है, कानूनों को लागू करने का काम कौन करती है, हमारी कार्यपालिका करती है। अब ये पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है कि कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन है, ये आप बताइए। तो देखो हमारे यहां पे कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन है, राष्ट्रपति है। अगर आपसे टेढ़ा मेढ़ा करके क्वेश्चन न पूछा गया हो, सीधा सीधा पूछा हो, राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति की वही भूमिका है जो घर में दादाजी की हो जाती है जब दादाजी पैसा नहीं कमा रहे होते हैं तब। चलती तो पिता की है, लेकिन घर में नाम किसका रहता है, दादाजी का। समझ में आएगा नहीं, हाँ है ना, याद रखना इस बात को। इसका मतलब ये ऐसे दादाजी हैं जिनके पास कोई काम नहीं है, सारे काम, ठीक है, अपने बेटे से पूछ पूछ के कर रहे हैं। समझ आएगा नहीं। यानी इनको पूछने के लिए कि राष्ट्रपति किससे पूछकर काम करे, किसकी सलाह पे काम करेगा, तो उसके लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया गया, अपने अधीनस्थ अधिकारी,
सबऑर्डिनेट ऑफिसर से पूछेगा। सबऑर्डिनेट ऑफिसर कौन होता है? प्रधानमंत्री और उसके मंत्री, यानी वह प्रधानमंत्री और मंत्री कुल मिलाकर उसे कहते हैं मंत्री परिषद। तो मंत्री परिषद की सलाह और परामर्श के हिसाब से कार्य करेगा। ठीक है, तो इसका अपना कुछ नहीं है, ये बस कार्य करेगा, पूछ पूछ के करेगा। ठीक है, नाम इसी का होगा। कोई भी पत्र जारी होगा कौन करेगा? राष्ट्रपति। किसी से साइन करना होगा कौन करेगा? राष्ट्रपति। लेकिन जैसे तुमने देखा ना, घर पे कार्ड आता है वो बड़े के नाम से आता है, बस यही है। ठीक है, नहीं, बस इतना आपको याद रखना है जो मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन रियल में काम कौन कर रहा था? प्रधानमंत्री। ठीक है, तो इसको कहते हैं कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख, और वास्तविक प्रमुख को कहते हैं डी फैक्टो हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव। ठीक है, डी फैक्टो हेड ऑफ एग्जीक्यूशन, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब ये है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, याद रखना, और मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति ही करता है, ध्यान रखना। अब देखिए, हम जिस लोकसभा में बैठेंगे जहां से प्रधानमंत्री होता है, वहां पर विरोधी दल का नेता होगा। विरोध तो जरूर होना चाहिए, विरोध होना चाहिए। अगर किसी को क्या हो कि 545 कुल सीटें हैं लोकसभा में, उसके अगर 1/10 किसी को मिलता है, यानी कम से कम जिसके पास 55 MP हो लोकसभा में, वही व्यक्ति विरोधी दल का नेता बन सकता है। ये बात आपको याद रखना। ठीक है, नहीं, याद रखना, तभी बन सकता, वैसे बनेगा नहीं। ठीक है, इसके अलावा भारत सरकार का मुख्य सचिव, ये IAS ऑफिसर होता है, जिसकी कंपटीशन होता है हर साल, इसका एग्जाम आता है, और ये IAS का पापा होता है अगर देखा जाए तो। ठीक है जी, यानी सारे IAS इसी के अंडर में काम करते हैं। मुख्य सचिव भारत सरकार के मुख्य सचिव होते हैं। ठीक है, जैसे राजा के साथ मंत्री होते थे ना, इसी प्रकार से मंत्री की तरह कार्य करते हैं, ये सलाह देने का कार्य करते हैं, देखा जाए तो। समझ में आएगा नहीं इतनी सारी चीजें। अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न की ओर। प्रश्न है तो थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ। बात है कि राष्ट्रपति का चुनाव, तो वहीं से प्रश्न है, प्रश्न पढ़ लो जब तक मैं आपको बता रहा हूं कि जो राष्ट्रपति है उसको चुना भी जाता है। राष्ट्रपति का क्या होता है? निर्वाचन होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसा होता है? इनडायरेक्ट होता है। जहां इनडायरेक्ट हो जाए वहां जनता सीधे सीधे भाग नहीं लेती है। सीधी बात यह है, नो बकवास। सीधी बात, नो बकवास, ये बात आपको ध्यान रखना चाहिए। अब इनडायरेक्ट है, अप्रत्यक्ष है, इसलिए मतलब जनता सब भाग नहीं लेती। इसका मतलब कौन भाग लेता है? यानी कुल मिलाकर इसमें MP और MLA भाग लेते हैं। सीधी बात यह है, छोटी सी बात मैं आपको बता रहा हूं, और इसके नीचे एक शब्द और याद रखना, निर्वाचित MLA और निर्वाचित MP भाग लेते हैं। निर्वाचित MLA और निर्वाचित MP भाग लेते हैं, ये बात आपको याद रहना चाहिए। सॉरी सर, फोन आ गया था, शशि शेखर त्रिपाठी। कोई बात नहीं, फोन आ गया था, फोन आते रहते हैं, लेकिन नया आया था पुराना आया था कि फोन के ऊपर फोन आया था, ये भी बताओ, है ना। कहना क्या चाहते हो? MP और MLA, तो MP हो गया और MLA, ये दोनों को आप अच्छे से याद रखना, है ना। MP कहां पर बैठते हैं? संसद में। संसद में क्या होता है? लोकसभा और राज्यसभा, यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित MP। MLA कहां बैठते हैं? विधानसभा में। तो विधानसभा के निर्वाचित MLA ये सब मिलकर राष्ट्रपति को चुनते हैं। ठीक है नहीं? चलिए, इसके अलावा दिल्ली और पुदुचेरी, ठीक है, ये केंद्र शासित प्रदेश हैं, यहां पर MLA पाए जाते हैं, तो ये MLA भी इसमें भाग लेते हैं। तो ये यही पूछ रहा है कि दिल्ली और कहां के भाग लेते हैं? दिल्ली और पुदुचेरी। तो ये राइट आंसर हो गया, बी इज राइट आंसर, जो सबने बता दिया हो गया, है ना। हमेशा ध्यान रखो, जीवन में छोटी छोटी खुशियों से खुश रहो, तो तुम्हारे जीवन में दुख प्रवेश ही नहीं कर पाएंगे। समझ आएगा नहीं? तुम कोना दे देते हो, जैसे कहते हो दरवाजा खोल देते हो दुखों के लिए, आजा 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 आजा। समझ में आएगा नहीं? जैसी दुख आए एक लात दो, ठीक है, दरवाजा बंद कर लो। समझ में आएगा नहीं? तो दुख आएगा ही नहीं। जीवन में है, ये चलता रहता है। समझ आएगा नहीं? है सर बी एस्टेट का, बट तुम एक बात बताओ, पूनम पंकज लाइफ, जब मैंने आपको बता दिया, सीधे मुझसे कांटेक्ट कर लो, बात कर लो, पूछ लो, ठीक है, फिर भी तुम इसी कमेंट में लगातार पूछ रही हो। जब हम बताने के तैयार हैं कि तुम हमसे पूछ लो, कॉल कर लेना। हमारे यहाँ तो बी एस्टेट का कोर्स भी है, कोर्स परचेज करना हो, कुछ भी करना हो, ठीक है, समझ में आएगा नहीं, तो पूछ लिया अगर। आइए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर।
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के लिए पुनः निर्वाचन योग्यता करता है? बताओ, भारत का राष्ट्रपति, ठीक है, कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? अगर एक बार निर्वाचित हो गया है तो दूसरी बार हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? आप कहोगे सर हाँ हो तो जाएगा। ठीक, कौन है जो रोकेगा उसे? ठीक है, नहीं, मैं तो रोकूंगा नहीं, ये तो निश्चित है, ये पूरी बात है। तो राष्ट्रपति को पुनः निर्वाचन होने की, जैसे अगर आप अमेरिका में होते, अमेरिका में एक बार राष्ट्रपति बन चुके होते, फिर दूसरी बार बन चुके होते, वहां पर राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष है, इसलिए आप 8 वर्ष अगर रहे हो राष्ट्रपति के पद पर तो आप तीसरी बार वहां पर निर्वाचित नहीं होगे। इनसे कहा गया है भैया दूर रहो, अब तो इतने दिनों तक सत्ता में रहे हो कि अब तुम्हें आदत पड़ जाएगी, फिर तुम काम नहीं करोगे, अब निकलो यहां से। ठीक है, 8 साल बहुत होते हैं, समझ आएगा नहीं? आपका तुम्हें लगातार तुम ही बनाते रहे, नहीं को मौका दो, कुछ करेगा, कुछ बढ़िया करे, शायद खराब करे, देखा जाएगा। लेकिन भारत में कहा है कि राष्ट्रपति भैया कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है, जितनी बार चाहे बने, 1 बार 2 बार 3 बार। लेकिन हमारे यहाँ पे बिल्कुल बुढ़ापे में जाके किसी को राष्ट्रपति बनाया जाता है, फिर वो 3-4 बार बने कैसे? ठीक है, हमारे यहाँ पर एक व्यक्ति को एक ही बार राष्ट्रपति बनाया जाता है, ज्यादा से ज्यादा, समझ आएगा नहीं? तो ये है, तो हमारे यहाँ पे अनलिमिटेड है। और वो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 57 है, ये भी आपको याद रखना होगा। ठीक है नहीं? भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया, अब देखो सबसे पहले तो याद रखो महाभियोग क्या है? इंपीचमेंट है। कहां से लिया? अमेरिका से लिया है। कौन सी आर्टिकल में दे रखा है? ये पूछ ले तो आप बता देना झट से, 61 में दे रखा है। ठीक है, ये महाभियोग करता क्या है? महाभियोग क्या है? राष्ट्रपति को हटाने का काम करता है। महाभियोग यानी अभियोग, अभियोग मतलब होता आरोप, यानी सबसे बड़ा आरोप, राष्ट्रपति के ऊपर सबसे बड़ा आरोप लगाया जाता है। दुनिया में सबसे बड़ा आरोप क्या है? तुमने जो कसम खाई हो तुम उस कसम को ना मानो। राष्ट्रपति कसम क्या खाता है? कि मैं संविधान का रक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा। मैं क्या करूंगा? मैं संविधान को बचा के रखूंगा। तो इसका सबसे बड़ा काम यही है। तुम्हें रखा ही इसलिए जाता संविधान बनाओ। जब ये खुद संविधान के हिसाब से न चलेगा तो क्या करना चाहिए इसके साथ? इसके साथ इसे हटा देना चाहिए ना। तो जब राष्ट्रपति संविधान, ठीक है, वह संविधान के खिलाफ हो जाता है, इसका मतलब है कि वह क्या करे? वह संविधान के अनुरूप न चल रहा हो, उसे संविधान में विश्वास न रहा हो। यही तो है महाभियोग, और क्या है? ठीक है नहीं? यानी अगर राष्ट्रपति संविधान के हिसाब से नहीं चल रहा हो तो फिर उसको हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को एकमात्र आधार पर हटा सकते हैं कि जब वो संविधान में आस्था न दिखाए। यानी आस्था क्या बात है? यानी संविधान के हिसाब से काम न करे, ठीक है, या संविधान ने कुछ कहा है उसके हिसाब से काम ही नहीं कर रहा है तो उसको हटा सकते हैं। ठीक है, एक ही आधार है, संविधान का अतिक्रमण, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुम्हें कसम खवाई थी हमने जब तुम बने थे। याद करो अपनी कसम को, आंख बंद करो, एक बार कसम याद रखो। जिस समय पर राष्ट्रपति, जिस समय पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने तुम्हें कसम दिलवाई थी, कहा था कि अब आप क्या करोगे? संविधान का संरक्षण करोगे। किया? तुम खुद तो संविधान के हिसाब से चल नहीं रहे हो। तो केवल और केवल राष्ट्रपति को संविधान के अतिक्रमण के आधार पर ही हटाया जा सकता है। लेकिन मैं कह रहा हूं, कौन हटाने का काम करेगा? संसद। संसद क्या कहेगा? कहेगा कि राष्ट्रपति तुमने क्या किया? संविधान का अतिक्रमण किया। आरोप लगाया कि नहीं? मैं तुमसे कहूंगा चोरी करी तो आरोप हुआ कि नहीं? तो ये क्या है? अभियोग, यानी महाभियोग हो गया ये, कि वो सबसे बड़ा। यही मैं आपको बता रहा हूं। अब इसमें क्या होता है? इसमें कौन होता है, कौन ये काम कर सकता है? पहले तो याद रखना कि संपूर्ण एमपी, चाहे वो लोकसभा में बैठते हो चाहे वो राज्यसभा में बैठते हो, सभी मिलकर राष्ट्रपति को हटाएंगे। निर्वाचित फिरवाचित कुछ नहीं है, जो भी एमपी हो सारे एमपी इसमें भाग लेंगे। ठीक है, टोटल के टोटल, यानी 545 यहां से लेंगे, 245 राज्यसभा से लेंगे, 790 हो गए। 790 जो एमपी मिलकर इस राष्ट्रपति को हटा सकते हैं। लेकिन इतना भी आसान नहीं है राष्ट्रपति को हटाना। राष्ट्रपति को हटाने के लिए पहले आप 14 दिन का नोटिस दोगे कि राष्ट्रपति तुम्हें हटाया जा रहा है आज से 14 दिन के बाद। समझ आएगा नहीं? 14 दिन के बाद फिर क्या करेंगे? जिस लोकसभा या राज्यसभा में अगर हम अधियोग उसको लेके आएंगे, ठीक है, तो उसके 1/4 सदस्यों के साइन होने चाहिए, तभी वो आगे आएगा। ठीक है, याद रखना। समीराज, नो
पर्सनल कमेंट। ठीक है, ये क्लास कोई भी राजनीतिक क्लास नहीं है। इसमें कुछ मोदी के चाहने वाले होंगे, कुछ मोदी को चाहने वाले नहीं होंगे। अब तुम जब मोदी के ऐसे कहोगे तो दूसरे ये कहेंगे नहीं आना चाहिए, समझेगा नहीं। तो इस राजनीतिक चर्चा से दूर रहें। आपका कार्य है सरकार के हिसाब से चलना। आप अगर टीचर बनोगे तो आपको केंद्र सरकार की भी बात माननी पड़ेगी, ठीक है नहीं। अगर आप किसी भी पार्टी के क्यों न हो, बिहार में अगर जाओगे तो बिहार में जो सरकार है उसको बात माननी पड़ेगी। तो आप कम से कम राजनीतिक न रहें, ठीक है, आप राजनीति से मुक्त रहें तो ज्यादा अच्छा होगा। यही आपके स्वास्थ्य के लिए भी, ठीक है, आपके सम्मान के लिए भी और आपके विकास के लिए भी आवश्यक होता है। समझ आएगा नहीं बात? देव हो गया कि नहीं? अब प्रभात तिवारी तुरंत कहते मोदी इज बेस्ट। तो मैं जब तो कह रहा हूँ, तो ये राजनीतिक अखाड़ा नहीं बनने दूंगा मैं अपनी क्लास को, तो वो हम नहीं बनाते हैं। हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। हमारा गुप्त मतदान है, चुपचाप जाके मतदान दे के आएंगे, ठीक है। ज्यादा लोगों को अगर मालूम मोदी कोई अपनी मर्जी से थोड़ी आया है, सीधी बात तो ये है ना। तुम पॉलिटी पढ़ रहे हो, सोचो मोदी को यहाँ की जनता लेके आई है, उन्होंने वोट दिया है। अब तुम किसी और को लेके आओगे तो और को वोट दे दो, लेकिन हमेशा जनमत का सम्मान करना चाहिए। तो जनमत यानी ज्यादा जनता ये चाहती है कि मोदी पीएम रहे, इसलिए मोदी पीएम है। जिस ज्यादा जनता ये चाहेगी कि मोदी पीएम ना रहे, वो दिन पीएम नहीं रहेंगे। हमेशा तो कोई नहीं रहा, हमेशा तो कांग्रेस भी नहीं रही। कांग्रेस भी तो पता 60-70 साल से वो कर रही थी। हमेशा तो भैया तुम्हारे यहाँ पे लालू प्रसाद यादव भी नहीं रहे, ठीक है। हमेशा समाजवादी पार्टी यूपी में नहीं रही, हमेशा मायावती जी नहीं रही, हमेशा बीजेपी नहीं रही, कोई हमेशा नहीं रहता। समझ आएगा नहीं? पूनम पंकज, मेरा नंबर पता है, मेरा नंबर SST विदराज राणा टेलीग्राम से ले लेना, ठीक है। इससे यहां पर मुझे कॉल कर लेना बस। अरे हम इस पर बात नहीं कर रहे, शशि शेखर त्रिपाठी इस पर नहीं। अब राजनीति कोई बात नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ मेरी बात करेंगे। मैं राजनीतिक पुरुष नहीं हूं, सिर्फ मेरी बात किया करो, मुझसे बात किया करो, मुझ पे ध्यान रखा करो। 100% फोकस मुझ पे होना चाहिए तुम्हारा। जिस दिन 100% फोकस मुझ पे हो गया ना, उस दिन आपका 101% नंबर आ जाएगा। मेरे अलावा तुम्हें कोई नहीं दिखना चाहिए यहाँ पर। कहते चिड़िया की आंख दिखनी चाहिए, इसी तरह से मतलब ना सर की आंख दिखनी चाहिए, तीर मार दो है और उसमें आंख फोड़ दो, ये वाली बात नहीं कह रहा हूं। मैं दिखना चाहिए बस। मेरे अलावा तुम्हें अगर तुम्हारे जिंदगी में तुम कुछ दिख रहा है इस समय पर, पढ़ाई के टाइम पर तुम्हारे दिमाग में कुछ और चीज आ रही है, तो इसका मतलब है कि फिर तुम्हारा पढ़ाई से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। पढ़ लो, बस सीख लो। पता सीखने की उम्र है, ठीक है नहीं। जिनकी सीखने की उम्र नहीं है वो भी सीख लो, क्योंकि तुमने अपने समय पर उम्र का सदुपयोग नहीं किया था, इसलिए आज सीखना पड़ रहा है। तुम समझ में आएगा नहीं? इसलिए सीख लो, जरूरी है, ठीक है नहीं। अरे हाँ मुझे पता, मुझे नहीं बोल रही हो मुझे पता है। भारत के राष्ट्रपति अब कौन है? अब समझ में आएगा नहीं? अब क्या होगा कि लोकसभा में मान लो कि ये प्रस्ताव आया कि अब राष्ट्रपति को हटा रहे हैं, तो लोकसभा में आके कोई व्यक्ति आएगा, खड़ा होगा और कहेगा, क्या कहेगा? वो ये कहेगा कि हम राष्ट्रपति को हटाना चाहते हैं। कोई पूछेगा क्यों हटाना चाहते हो? कि देखो राष्ट्रपति ने संविधान का अतिक्रमण किया है, हम राष्ट्रपति पर आरोप लगा रहे हैं। तो पहला जो सदन होता है जहां पर यह प्रस्ताव पेश होता है, उसे कहते हैं आरोप लगाने वाला सदन। यह आरोप लगा रहा है, याद रखना आरोप। क्या आरोप लगा रहा है? राष्ट्रपति ने संविधान का अतिक्रमण किया है, हटाओ इसे। समझ में आएगा नहीं? तो फिर क्या होगा कि अच्छा ठीक है, पहले मतदान कर लो। तो फिर मतदान होगा और मतदान पे वोट डाले जाएंगे। डाल रहे हैं वोट, और वोट कितना होने चाहिए? सामान्य नहीं, विशेष बहुमत। ऐसे नहीं है कि मान लो 200 लोग आए, 200 लोग आ गए और 200 लोगों में से 101 वोट पास, नहीं। 50% प्लस 1 नहीं, आपको सामान्य बहुमत से नहीं, विशेष बहुमत से पास करना पड़ेगा, ठीक है नहीं। विशेष बहुमत से पास करना पड़ेगा। विशेष बहुमत क्या है? विशेष बहुमत में दो बातें याद रखनी होती हैं, दो बातें। नंबर 1, पहले तो सदन का बहुमत। अब आप कहोगे सर सदन का बहुमत क्या होता है? सदन में 545 लोग हैं, उसका 50% प्लस 1 यानी 273 के आसपास। सबसे पहले सदन का बहुमत, सब चीज पढ़ा दूं तो एक ही बार में सबसे पहले क्या है? सदन का बहुमत। इसके अलावा क्या है? उपस्थित और मत देने वाले। उपस्थित
एवं मत देने वालों का 2/3 दोनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए। दोनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए। जितने आए हैं उनका 2/3 होना चाहिए और वो 2/3 कभी भी 273 से कम नहीं होना चाहिए। दोनों कंडीशन पूरी होंगी तब जाकर पास होगा, तब पहले लोकसभा के द्वारा वो पास माना जाएगा। और जब आरोप लगा लिया फिर दूसरे सदन में जाएगा, दूसरे सदन सेकंड हाउस में, और सेकंड हाउस क्या करेगा? आरोपों की जांच करेगा। यहीं पर फंस जाता है। आरोपों की जांच करने का काम किसका है? न्यायपालिका का। कर कौन रहा है? सदन। तो कैसी प्रक्रिया होगी? ये न्यायिक, लेकिन सदन कर रहा है इसलिए होगी अर्ध न्यायिक। इसी को कहते हैं क्वासी जुडिशियल। इसी को क्या कहते हैं? क्वासी जुडिशियल। दैट्स द राइट आंसर। ठीक है? नहीं समझ में आया? नहीं आया? समझ में आएगा? नहीं आया? नहीं, 9th और 10th की वो सर जो पढ़ाते हैं, ठीक है, वो 6, 7, 8 की पढ़ा रहे हैं। 9 और 10th की वर्ल्ड हिस्ट्री मैं जो भी कुछ आएगा ना वो सब मैं पढ़ाऊंगा। 11, 12th में भी मैं पढ़ा दूंगा, तो टेंशन मत लो। ठीक है? नहीं चलो आगे चलें। चलें, चलते हैं। चलो, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कहां से थे? पहले तो स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति बता दो कौन थे। तो आप कहोगे सर स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो सबसे ज्यादा पद पर रहे। ठीक है, सबसे ज्यादा समय के लिए पद पर रहे, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है? नहीं अब टाइम तो रहेगा, लेकिन तुम्हारा बैच भी तो चल रहा था, उसमें भी तो होगा। तो कहां गए थे? बिहार से थे। चलो फिर भी कोशिश करूंगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। यहां पर एक ट्रिक है, जबरदस्त ट्रिक। जबरदस्त ट्रिक है राष्ट्रपति के अनुच्छेदों को याद करने की, जबरदस्त ट्रिक। ठीक है? नहीं याद कर लो। ये 52 से लेकर 61 तक है। उसके लिए क्या हमने तैयार किया था? राका, नीरा का पयासा, सामसी। ये ट्रिक है। राका, नीरा का प्यासा, साम से। तो 12 से लेकर 61 तक के सारे आर्टिकल, 52 से लेकर 61 तक आप याद कर सकते हो। रा से राष्ट्रपति, का से कार्यपालिका प्रयोग, नी से निर्वाचन, रा से रीति, का से कार्यकाल, पा से पुनर्नियुक्ति, या से योग्यता, सा से शर्तें, सा से शपथ, मा से महाभियोग। ठीक है? नहीं इतने आर्टिकल याद रहेंगे। चलो वर्ल्ड हिस्ट्री की भी करता हूँ, सोच रहा हूँ किसी दिन रात में तुम्हारे वो लगवा दूं, क्या कहते हैं, एक मैराथन लगवा के तुम्हारी किताब लगवा दूं जल्दी जल्दी है। ऐसा कर लेंगे। किताब लगवा दूं ना, किताब लगवा दूं, इतना ही बहुत हो जाएगा। चलिए एस्टेट के लिए पूछ रही हो पूजा? 61 में प्रक्रिया दे रखी है और 56 में बताया गया कि राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जाएगा। समझा नहीं? राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होगा। वो अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देगा और उसे समय से पहले महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। शशि शेखर त्रिपाठी, आर्टिकल 56। 61 में बताया गया है कि राष्ट्रपति को कैसे हटाया जाएगा, कौन कौन सी विधि और कौन कौन से कार्य उसको हटाने के लिए करने पड़ेंगे। तो यह बात आपको याद रहनी चाहिए। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? अगला प्रश्न आप लोगों के लिए यह है। एस्टेट में आप चाहे कुछ भी लो, तो आपके पास है या नहीं है वो है, लेकिन आपको पढ़ रहा तो सब पढ़ेगा ना। सब सब आता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, सब। ठीक है? नहीं ये
इंडेक्स में भी, इंडेक्स में भले ही चल रहा हो लेकिन वैसे बहुत आगे है हमारा भारत, ठीक है नहीं। अब पता नहीं इंडेक्स से कैसे बनाते हैं, समझ में नहीं आता। ये हमारी भी आज तक समझ से बाहर है कि इंडेक्स बनाई कैसे जाती है। ठीक है, तो मैं श्रीलंका का हाल देखा कुछ दिनों पहले, श्रीलंका का क्या हाल था। चलिए तो ये, अब आप मुझसे जुड़ने के लिए बिहार स्टेट का अगर आपको कोई टॉपिक करना है तो मैं आपको रोजाना इसके बाद जो क्लास होती है, कौन सी क्लास होती है याद रखना, वो क्लास होती है 4 बजे से लेकर 4:20 तक। 4 से 4:20 कहां पर होती है, टेक्स्ट बुक के ऐप पर होती है। क्या पैसों से होती है, नहीं, फ्री क्लास होती है। वहां पर मैं आपको एक टॉपिक कराऊंगा, तो टॉपिक करने के लिए आप टेक्स्ट बुक के ऐप पर 4 बजे जरूर आ जाइए, ठीक है नहीं। सबसे पीछे, लेकिन ये नहीं समझ में आता कि कैसे हम पीछे हो जाते हैं। हमारे यहाँ तो पता है हर किसी को अनाज भी मिल रहा है, समझ में कि नहीं, अनाज भी मिल रहा है, और पूरे दुनिया में हम सबसे ज्यादा अनाज उगाते भी हैं, ये भी है, ठीक है। खैर चलो, इसमें कहीं और जगह और टाइम पे चर्चा करेंगे आगे, और भी किसी टाइम पे हम आपको पढ़ाएंगे। बाकी अगर आपको मुझसे कोई भी जानकारी लेनी है, आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं कि सर हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं आपको जीवन से संबंधित भी बहुत सारा ज्ञान आपको ऐसे ही प्रोवाइड कराता रहता हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ने के लिए भी आपके पास बेहतरीन विकल्प है। आप मुझसे जुड़ सकते हैं यहाँ पर, राज राणा, ठीक है। ये जो आपको टेलीग्राम जो है वो आप यहाँ पे जुड़ सकते हैं, ये रहा SST वेदराज राणा, ठीक है नहीं। यहाँ पे जुड़ जाओ, यहाँ पर आपको सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप में कोई भी बिहार स्टेट का पता कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो मंडे टू फ्राइडे क्लास प्रारंभ हो चुकी है, ठीक है नहीं। यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद आप आ जाओगे यहाँ पर, वो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, ये रहा, ठीक है। अब यहाँ पर आप नंबर भी डाल सकते हो, अगर चाहें तो नंबर डाल सकते हैं। यहाँ से आप, हम नहीं लॉगिन करेंगे लेकिन तुम लॉगिन कर सकते हो, ठीक है नहीं। अभी ओपन नहीं हो रहा है, ओपन हो जाएगा तो पता आप यहाँ पे जा सकते हैं सीधे सीधे, ठीक है नहीं, ये रहा। आप यहाँ पे जा सकते हैं, टीचिंग एग्जाम पर भी जा सकते हैं। टीचिंग एग्जाम पर आप जाओगे ना तो यहाँ पर हमारे पता बहुत सारे कोर्स हैं, ये रहा। अभी तो हमारा पता बिहार शिक्षक भर्ती TRE भी शुरू हो गया है, इस कोर्स को भी आप परचेज कर सकते हैं 1799, जो आपको अगस्त तक कोर्स चलेगा आपका, जब तक पेपर नहीं हो जाता है, ठीक है। इसको भी, ठीक है। CTET है, EMRS का, EMRS TGT तो चलो अब खत्म होने वाला है EMRS, ठीक है। इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे कोर्स हैं, ठीक है नहीं। EMRS हो गया, ये हो गया। इसके बाद यहाँ पर ये रहा बिहार स्टेट, देखो ये बिहार स्टेट का जिसको भी तैयारी करनी है, ठीक है नहीं, इस बिहार स्टेट की यहाँ पर ये मैं हम दिखाई दे रहे होंगे आपको, यहाँ पर ये रहा, ठीक है नहीं, ये मैं दिखाई दे रहा हूँ, ये बिहार स्टेट है, इसमें हिंदी दोनों पेपर है, इसमें इसी में दोनों पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड के लिए अलग अलग पैसा नहीं देना है आपको। बस इतना जरूर याद रखना कि जब इसको परचेज करो तो आप अप्लाई पे जाना, और अप्लाई के बाद इस पे हट जाना, और यहां पर राज राणा कोड का इस्तेमाल जरूर करना। ठीक है ना, क्या करना है, इसको राज राणा कोड का इस्तेमाल करना है यहाँ पे।
ये अप्लाई कर लो ना, थोड़ा सा कम हो जाता है, 928 का हो जाता है। तो इसे कोर्स को आप परचेज कर सकते हो यहाँ से। कल से मेरी क्लास शुरू हो जाएगी यहाँ पर, कल से मेरी क्लासेस शुरू हो जाएंगी, तो वो आप क्लास देख सकते हो। लाइव क्लास यहाँ पे चलेंगी, सारी क्लास जो भी लाइव क्लास होगी ना वो यहाँ पे चलेगी क्लास, ठीक है नहीं, सारी क्लासें आपको यहाँ पे चलेंगी, अगर आप देख सकते हो तो, ठीक है ना। ये रही, ये सारी क्लासें चलेंगी। गरमा मैम है जो लॉजिकल रीजनिंग पढ़ाती हैं, इनको आप जानती होगे, ये मैथ चमकाते हैं सर, है ना, जानते हैं नहीं। बाकी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो चलो, तो इस कोर्स को अगर तुम परचेज करो तो मुझे बता देना, आप मुझसे भी सीधे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है नहीं, कांटेक्ट भी कर सकते हो मुझसे, और ठीक है ना। चलो, चलिए तो बाय बाय, टेक केयर, सब लोग अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत। पूजा क्या पूछ रही हो? प्रभा कुमारी आ तो गया, मैंने दिखा तो दिया। प्रभा तिवारी आ तो गया, ये है तो, ये तो, ये बताया तो था मैं तुम्हें, ये तो बिहार स्टेट का है। तो थोड़ा सा मैं पीछे ले जाऊंगा आपको, तो देखो ये रहा, ये पूरा फाउंडेशन कोर्स है जो हम जिसकी बात कर रहे हैं। ये बिहार शिक्षक भर्ती है ना, ये फाउंडेशन कोर्स है पूरा, आपको बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाया जाएगा इसमें। और इसमें तो हमसे ज़्यादा सिलेक्शन किसी ने दिए भी नहीं है वैसे भी, समझेगा नहीं। ये रहा, और वीडियो वाला भी कोर्स है इसमें, उच्च प्राथमिक 6 से 8 वाला भी, ठीक है, 6 से 8 वाला भी आपको यहाँ पे कोर्स दिखाई देगा। ये रहा, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो। ठीक है नहीं, देखो यहाँ पे ये पर ये जब भी चलेगी जब, ठीक है, ये सारी क्लासें भी दे रखी है, ठीक है नहीं, ये भूगोल की क्लास दे रखी है, राज्य व्यवस्था की दे रखी है, भूगोल की दे रखी है, आप देख सकते हैं क्लासों। चलिए तो बाय बाय, टेक केयर। सर एस्टेट में एसएसटी में कौन कौन से सब्जेक्ट क्वेश्चन आएंगे? ठीक है, एस्टेट में पता 9th-10th की किताब आएंगी, 9th-10th वाली। और पूजा कुमारी मुझसे पूछ लेना, एसएसटी विद राज राणा पर मुझे ज्वाइन कर लो। चलिए बाय बाय, टेक केयर, सब लोग अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।